ओके, सो इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने वाले हैं। ठीक है, आर्टिकल्स रीड करेंगे। ठीक है, वीआरसी की तैयारी करेंगे। तो आर्ट्स एंड लेटर्स डेली से पढ़ने वाले हैं। तो इसका मटेरियल काफ़ी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। आप मान लो बेस्ट सोर्सेज में आएगा, जो सबसे टॉप 3 या 4 सोर्सेज होंगे उनमें आएगा। बट आपको स्टार्टिंग में स्टार्ट नहीं करना है इसे, बीच बीच में 1-2 कभी देख सकते हो, बट रेगुलर नहीं करो अपना। अच्छे से 1-2 महीने जब आपने आर्टिकल रीडिंग्स कर लिए उसके बाद इस पे आ सकते हो। ठीक है, ईऑन वगैरह पढ़ चुके हो उसके बाद इस पे आना। ठीक है, चलो। बट अभी चाहे बिगनर हो, चाहे पहला दिन हो आपका प्रेप का, तो आप थोड़ा सा देखो, इसको समझने की कोशिश करो कि क्या आर्टिकल्स कैसे पढ़ने हैं, उनको क्या सीखना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, किन चीज़ों पे कम ध्यान देना है। ठीक है, तो थोड़ा सा साथ में रीडिंग करने वाले, इन्जॉय करना। अगर कुछ भी नहीं सीखना हो तो बस इन्जॉय करो। ठीक है, अपना मस्त एक वीडियो देखो, आर्टिकल रीडिंग थोड़ी उसके साथ सीखते जाओ। ठीक है, तो टॉपिक क्या है, बिहाइंड द, अब हीडोनिस्ट होगा या हेडोनिस्ट होगा, आई डोंट नो। हीडोनिस्ट पर्सोना ऑफ फ्रांसिस बेकन। ओके, तो ये इसका टाइटल है, बिहाइंड द हीडोनिस्ट पर्सोना ऑफ फ्रांसिस बेकन। एक स्वान है, एक मार्क स्टीवेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द ब्रिटिश आर्टिस्ट इज़ अ सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन इनटू हिज आर्टिस्टिक आइडेंटिटी। ओके, तो ये थोड़ा सा समरी दे रखी है। समरी क्या मतलब, थोड़ा सा ब्रीफ दे रखा है। ओके, सो हिडोनिस्ट आपको अभी नहीं स्ट्राइक कर रहा होगा, तो मीनिंग देख ही लेते हैं क्या है। मुझे भी नहीं स्ट्राइक किया था, मैं एक बार पढ़ चुका हूँ दिन में आर्टिकल, तो मैंने देख लिया था। तो हिडोनिस्ट क्या है, देखो, पहला मीनिंग तो नहीं समझ आएगा, बट ये आएगा, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट द परस्यूट ऑफ प्लेजर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। ठीक है, प्लेजर सीकर। तो जिस इंसान को ऐसा लगता है कि लाइफ का सबसे बड़ा गोल ये है कि जितने भी प्लेजर्स हैं उनको परस्यू किया जाए। ठीक है, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो किसी भी टाइप के हो, उन प्लेजर्स को सीख करना उसको लगता हो कि लाइफ का अल्टीमेट चीज़ वही है, तो उस इंसान को कह देंगे आप हीडोनिस्ट। ठीक है, और पर्सोना का क्या मतलब होता है, पर्सोना आप देखो रिलेट कर सकते हो थोड़ा पर्सनैलिटी वर्ड से। तो किसी इंसान का जो पर्सोना है वो उसकी पर्सनैलिटी है। ठीक है, थोड़ा सा उससे मतलब रिलेट कर लेना। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग भी देख सकते हो। तो एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, इमेज इंसान की, द एस्पेक्ट ऑफ समवंस कैरेक्टर दैट इज़ प्रेजेंटेड। तो इंसान की क्या इमेज है, तो हीडोनिस्ट पर्सोना होगा उनका। तो मतलब सबको पता होगा कि ये प्लेजर में ज़्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो फ़ोटो छाप दी है उनकी। देखो ईयर जो लिखा है 1984, मुझे बहुत फैसिनेटिंग ईयर लगता है। इस पे बुक भी लिखी जा चुकी है, 1984 जॉर्ज ऑरवेल की है, सबको पढ़नी चाहिए। और मैंने नहीं पढ़ी अभी तक, बट हाँ पढ़नी है मुझे। और एक बुक मैंने पढ़ी 1Q84, उसमें भी 84। और मैंने इतनी हिस्टोरिकल चीज़ें देखी हैं, तो ये डेट, ये ईयर बहुत जगह रिपीट होता रहता है। मैं देख देख के पागल हो चुका हूँ कि 84 84 हर जगह, हर इम्पोर्टेंट चीज़ में 84 ज़रूर आएगा। तो मुझे काफ़ी फैसिनेट करने लगा कि ये 84 यार हर जगह कैसे है। तो चलो अब आ, काम की बात करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं साथ में। ठीक है, इन अगस्त ऑफ 1998 a team of curators, conservators and archaeologists arrive at 7 Rees Mews, a small flat in London's South Kensington neighborhood. Kensington, okay, sorry उसके लिए, to start work on the month-long task of transporting its content to the Hughes Lane Gallery in Dublin. ठीक है, तो टीम ऑफ क्यूरेटर्स, कंजर्वेटर्स जो कंजर्व करते हैं चीज़ें। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट, आपको पता होगा आर्कियोलॉजी से रिलेटेड थोड़े लोग। ठीक है, तो एक ये फ्लैट का एड्रेस दिया, यहाँ पे पहुँचा है, स्मॉल फ्लैट इन लंदन साउथ केंसिंगटन। ठीक है, नेबरहुड। ठीक है, तो देखो ये इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है कि वो कहाँ है, बस आपको ये याद रखना है कि हाँ ऐसे थोड़े से कंजर्वेटर और ये टाइप के लोग एक फ्लैट में गए हैं, आपको इतना इमेज बन जानी चाहिए इसको पढ़ के। ठीक है, टू स्टार्ट वर्क ऑन द मंथ लॉन्ग टास्क ऑफ ट्रांसपोर्टिंग इट्स कंटेंट टू द दिस गैलरी ऑफ डब्लिन। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, उस फ्लैट से सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसमें उसको उनको लगभग महीना भर लग गया है। ठीक है, कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं,
एक गैलरी में डबलिन की, ठीक है। तो देयर ओवर द नेक्स्ट 5 years द टीम लेबर टू पेन्सटेकिंगली रिकन्स्ट्रक्ट द फ्लैट। वहाँ पे 5 साल तक उस टीम ने पूरा फिर रिकन्स्ट्रक्ट किया है फ्लैट, ठीक है, उसी जगह पे, विच फॉर सम 30 years हैड सर्व्ड एज द होम एंड स्टूडियो ऑफ फ्रांसिस बेकन। वो जगह कौन सी है, अब उन लोग ने जगह बताई कि ये जगह है क्या। उसने 30 साल तक वहाँ पे फ्रांसिस बेकन रहे हैं, वो उनका स्टूडियो की तरह काम किया और घर की तरह, ठीक है। तो आपको देखो कैसे स्टार्ट किया कि कुछ लोग थे वो एक जगह जा रहे हैं, वो महीने भर से उसका सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह, ठीक है। फिर आपको बताया गया ओके ये जगह कौन सी है, ये एक फेमस आर्टिस्ट हैं जो उनके रहने की जगह थी और स्टूडियो भी था, यहीं वो काम करते थे, यहीं रहते थे, ठीक है। द आर्टिस्ट हैड मूव टू रीस म्यूज इन द फॉल ऑफ 1961। फॉल आई गेस विंटर होता है, ऑटम होता है, ठीक है। फॉल ऑफ 1961 ये यहाँ पे तब आए थे, ठीक है। एंड लिव देयर अंटिल हिज डेथ, ठीक है। 1992 में इनकी जब डेथ हुई तब तक रहे हैं, ऑफ अ हार्ट अटैक वाइल ऑन अ ट्रिप टू मैड्रिड। इतना तो समझ आ रहा होगा ना। तो द स्टूडियो रिक्रिएशन ओपन एट द ह्यूज लेन in 2001 with some 7,500 pieces of material, ओके। सो जो भी स्टूडियो का रिक्रिएशन हुआ कहाँ पे हुआ, डबलिन में, जहाँ पे ये सामान सारा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। उसमें इतने सब आर्टिकल्स थे, उसमें स्लैश्ड कैनवासेस थे, क्रम्पल्ड फोटोग्राफ से मतलब पेजेस रिप्ड वाले, सब पूरा मटेरियल था, ठीक है। और नाउ अवेलेबल फॉर कंजम्पशन बाय अ पब्लिक हंग्री फॉर इंसाइट इनटू बेकन्स लाइफ एंड आर्टिस्टिक प्रोसेस। मतलब ये सारा मटेरियल अब है वहाँ स्टूडियो पे, रिक्रिएटेड जो स्टूडियो है वहाँ पे सारा सामान है। तो इट इज़ अवेलेबल फॉर कंजम्पशन बाय पब्लिक, ठीक है। मतलब भूखी जो जनता है, जो जिसको इंसाइट चाहिए, जिसको पूरा देखना है कि बेकन की लाइफ कैसी थी, उनके आर्टिस्टिक प्रोसेस कैसे कमरे में रहते थे, ये सब जिसको देखना है, उस भूखी जनता के लिए वो स्टूडियो अब तैयार है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो क्या चीज़ें हैं वो इररेलेवेंट है, बट बाकी चीज़ें थोड़ा समझ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं आया, एक कहानी टाइप की चल रही थी, ठीक है। तो इन द 3 decades सिंस हिज डेथ, ओके, तो ये डेथ तो इनके हो चुके हैं ना 92 में, तो 30 साल तो ऑलमोस्ट हो ही गए। दैट एपेटाइट का मतलब होता है भूख। दैट एपेटाइट सीम्स नॉट टू हैव वेन्ड बट वैक्स्ड। देखो कितना प्यारा सेंटेंस है ये, कैट मटेरियल है, ये आपको सीखना है। ऐसे सेंटेंसेस आए जब भी आरसी में तो ध्यान देना है कि ये क्या बोल गया ऑथर, ये क्या लाइन लिख दी है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा था अभी वो, यहाँ इन्होंने एक भूख की बात करी थी ऊपर, ठीक है, कि बेकॉन्स की मतलब एक जनता भूखी है उनकी लाइफ के बारे में जानने के बारे में, उसके लिए अब स्टूडियो। अब बोला गया इन 3 साल में उनकी डेथ के बाद ये भूख मतलब यही एपेटाइट, द एपेटाइट सीम्स नॉट टू हैव वेन्ड बट वैक्स्ड। अब इसका क्या मतलब है, सीम्स नॉट टू हैव वेन्ड बट वैक्स्ड, ठीक है। आओ आपको दिखाता हूँ क्या मतलब है इसका। अच्छा, ओके, वेन एंड वैक्स मीनिंग, ओके। तो देखो वेन एंड वैक्स का क्या मीनिंग दिखा रहा है, अंडरगो ऑल्टरनेट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, ओके। ये तो नॉर्मल मीनिंग है, बट आपको एक्चुअल मीनिंग दिखाता हूँ। ये देखो मून को देखो, देखो फुल मून दिख रहा है आपको, फिर वेनिंग लिखा है, ठीक है। वेनिंग मतलब कम हो रहा है, देखो फुल मून था उससे के बाद उसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम हुई, तो इसीलिए उसने वेनिंग लिखा है। फिर थर्ड क्वार्टर आया, फिर वेनिंग क्रेसेंट आया। क्रेसेंट आया ये जो चांद, जैसे ईद पे जो चांद ज़्यादा फेमस होता है उस टाइप का चांद जो होगा उसको क्रेसेंट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यू हो गया। अब देखो वैक्सिंग टर्म दिख रहा है, मतलब अब ये डार्क से अब ब्राइट होने वाला है। तो समझ रहे हो वेनिंग क्या हुआ, कोई चीज़ कम होना, और वैक्सिंग क्या हुआ, कोई चीज़ बढ़ना, ठीक है। तो वेनिंग वैक्सिंग मून से आए हैं, ये मून के इस पूरे फेस से ये पूरे 2 टर्म्स आए हैं, उसका यूज़ किया है ऑथर ने, ठीक है।
समझ रहे हो कितनी प्यारी चीज़ उसने लिख दी थी इतने छोटी सी चीज़ में। तो ये भूख सीम्स टू हैव नॉट हैव, अभी क्या बोले जा रहा हूँ, सीम्स नॉट टू हैव वेंड मतलब वेन नहीं हुई है, मतलब कम नहीं हुई है, बट वैक्स्ड मतलब बढ़ी है। ये 30 साल में ये जो भूख थी जनता की वो कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है। ये लिखा है उसने, ठीक है, कितने प्यार से लिखा है। फिर से सेंटेंस पढ़ो, आप अच्छे से समझ आएगा। इन द 3 decades सिंस हिज डेथ दैट एपेटाइट भूख सीम्स नॉट टू हैव वेंड कम नहीं हुई है बट वैक्स्ड बढ़ी है ये, ठीक है, एज इंडिकेटेड बाय द स्टैगरिंग अमाउंट ऑफ मटेरियल नाउ डिवोटेड टू बेकॉन। स्टैगरिंग मतलब बहुत ज़्यादा, आई गेस वही होगा। एस्टॉनिश, डीपली शॉकिंग मतलब आपको शॉक में डाल दे, ठीक है, इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ मटेरियल डिवोटेड है बेकॉन को। तो अब मटेरियल के देखो ये कोलन लगा है, मटेरियल की अब लिस्ट लिख दी है। सेंटेनरी रेट्रोस्पेक्टिव्स एट द टेट एंड द मेट्रोपॉलिटन। अब ये सब देखो इररेलेवेंट है, आपको लाइक ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि इस पर बस मटेरियल्स की लिस्ट लिखी है। इस पे क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा आपको आरसीएस में। इन केस मिल जाता है कुछ चीज़ तो हल्का सा बट ग्लैंस ले लो क्या क्या वर्ड्स लिखे हैं, जैसे गिल्डेड गटर लाइफ ऑफ फ्रांसिस बेकॉन लिखा है, तो ये सब अगर दिख जाए क्वेश्चन में तो वापस आ जाना, इसको ध्यान से नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस हल्का सा रिव्यू ले लेना और जल्दी से आगे बढ़ना है। बट कुछ वर्ड सिखा सकता हूँ मैं आपको। सेंटेनरी का मतलब देखो इसमें आपको सेंचुरी दिख रहा होगा, सेंचुरी में भी ये स्पेलिंग होगी, तो ये 100 ईयर्स के उसके लिए, ठीक है। द 100th एनिवर्सरी ऑफ अ सिग्निफिकेंट इवेंट, कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट रहा होगा उसकी जब 100 एनिवर्सरी होती है तो उसको सेंटेनरी बोलते हैं, ओके। रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड बहुत प्यारा वर्ड है। रेट्रो क्या होता है, पुराना, पीछे जब देखते हैं, ठीक है। तो रेट्रो देखो आपको गाने से अभी याद रहेगा, रेट्रो गाने सुनते हो आप तो 90s के गानों को आप रेट्रो सॉन्ग्स बोलते हो, 60s के गाने को, ओके, 60s 70s के गाने को। तो रेट्रो मतलब पुराना थोड़ा। और स्पेक्ट मतलब देखो स्पेक्टिकल्स में भी स्पेक्ट आता है, स्पेक्टिकल्स में भी आ रहा है, यहाँ भी स्पेक्ट आ रहा है। आप इंस्पेक्टर होता है और भी वर्ड्स होते हैं जिसमें स्पेक्ट आता है। स्पेक्ट का मतलब होता है देखना, ठीक है, इसीलिए स्पेक्टिकल्स में स्पेक्ट इंक्लूड हो रहा है। तो रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पीछे देखना, मतलब आप लेटे हो, आप अपने बचपन के बारे में सोच रहे हो तो आप रेट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, मतलब पीछे की चीज़ें अपने दिमाग में देख रहे हो, ठीक है। तो ये 2 वर्ड अच्छे आप सीखें। और क्या सीख सकते हो आप, एनिग्मा होता है कोई भी चीज़ मिस्टीरियस, इसको भी सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अ पर्सन और थिंग दैट इज़ मिस्टीरियस और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसको एनिग्मा कहेंगे, ओके। ओके सो यहाँ पे थोड़ा लिस्ट के साथ इसने क्या किया है, अ 5 वॉल्यूम कैटलॉग, ये राइजॉन एंड वेरियस biographic monographs whose titles point to his canonization in the public eyes as the enfant terrible of 20th century art। ओके तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, थोड़ी लिस्ट के साथ उन लोगों ने सेंटेंस को सेट दिया। तो ओके समझते हैं इसको, इसका क्या मतलब हुआ, पॉइंट टू हिज कैनोनाइजेशन। ओके सो इसको देखते हैं कैनोनाइजेशन क्या है। तो ऊपर देखोगे कुछ समझ नहीं आएगा, ओके, नीचे देखो, नीचे नहीं देखो, वेब को ही देख लो, कहाँ चल दिए तुम। ओके सो कैनोनाइजेशन देखो, द ऑफिशियल एडमिशन ऑफ अ डेड पर्सन इनटू सेंटहुड। सेंट क्या होता है, साधु संत, ठीक है। तो इससे क्या समझ आ रहा है, जैसे आपने वो अगर मूवी देखी हो ओ माय गॉड, उसमें परेश रावल की डेथ डिक्लेयर करने की वो सोचते हैं, उसके बाद उसको भगवान बनाने की सोचते हैं, ऐसी चीज़ें करना उसको कहेंगे कैनोनाइजेशन, ओके। या अगर आप साईं बाबा के बारे में देखोगे तो उन्होंने अपनी लाइफ पूरी एज अ सिंपल पर्सन गुजारी, बट
उनकी डेथ के बाद उनको भगवान का दर्जा दे दिया गया, तो वो एक कैननाइजेशन किया गया, उनको एक अलग ही चीज़ बना दिया, या ऐसी सिमिलर टाइप की चीज़ होती है, ठीक है। कैननाइजेशन नॉट एग्जैक्टली यही सब, बट ऐसी कोई चीज़। पॉइंट टू हिज कैननाइजेशन इन द पब्लिक आइज, मतलब समझ रहे हो, अब थोड़ा समझ रहे हो। कैननाइजेशन इन द पब्लिक आइज एज द एनफेंट टेरेबल ऑफ द 20th सेंचुरी आर्ट। अब ये एक अलग वर्ड है पूरा, इसके पीछे भी पूरी स्टोरी है। अरे यार, अ पर्सन हु बिहेव्स इन एन अनकन्वेंशनल और कंट्रोवर्शियल वे, ठीक है। तो ये फ्रेंच से आया, देखो नीचे लिखा है एनफेंट टेरेबल इज़ अ फ्रेंच एक्सप्रेशन, तो ये उसी से आया, तो उससे फ्रेंच से निकल के नॉर्मल लैंग्वेज में आ गया है, और इसका मीनिंग क्या आ गया है, अ पर्सन हु बिहेव्स इन एन अनकन्वेंशनल वे, जो अनऑर्थोडॉक्स मेथड से वो करता है। तो अब थोड़ा सा और समझ आएगा। पॉइंट्स टू हिज कैननाइजेशन इन द पब्लिक आइज एज द एनफेंट टेरेबल ऑफ द 20th सेंचुरी आर्ट। अब देखना, कैननाइजेशन आप क्या सीख के आए कि वो सेंटहुड से रिलेटेड था, बट यहाँ पे कैसे यूज़ किया गया, उनको मरने के बाद लाइक सेंटहुड से नहीं फेमस किया गया लोगों की आंखों में, बट एनफेंट टेरेबल से फेमस किया गया। इतना तो आपको मीनिंग चेंज करना आना चाहिए कंटेक्स्ट में, ठीक है। वहाँ अब यहाँ पे आप सेंटहुड की मीनिंग नहीं लगाने लगना कि यार संत कहाँ बनाए गए इन्हें। तो यहाँ क्या बनाया गया, कैननाइजेशन किया है, बट संत की जगह क्या बनाया, क्या डिक्लेयर किया लोगों की आंखों में, एक एनफेंट टेरेबल, जो मतलब अनऑर्थोडॉक्स था, एज द एनफेंट टेरेबल ऑफ द 20th सेंचुरी आर्ट। जो 20th सेंचुरी आर्ट के उसके ये एनफेंट टेरेबल डिक्लेयर किए गए लोगों के आंखों। देखो कितना प्यारा है ये पूरा पैराग्राफ था, कितना छोटा सा है। आप शायद पेज में लिखोगे 3 लाइन में आ जाएगा, बट कितनी कहानी आपको सिखा गया। विंड एंड वेक्स्ट सिखा दिया उसने, और बाकी उसने आपको 1-2 अच्छे वर्ड सिखा दिए। बाकी ये वाला कितना, कैननाइजेशन इन द पब्लिक आइज एज द एनफेंट टेरेबल ऑफ द 20th सेंचुरी आर्ट, कितना प्यारा चीज़ है, ठीक है। ओके, विद रिविलेशंस, ठीक है। रिविलेशंस एक बुक है, जो ये देखो यहाँ लिखी है, इन लोग ने बुक लिखी है, तो उसी का रिव्यू वगैरह है ये पेपर, ठीक है। विथ रिविलेशंस द लेटेस्ट एडिशन टू द लाइटनी ऑफ बायोग्राफीज, एक और नया वर्ड मिल गया। ये क्या है, इसका एक्चुअली यहाँ पे मीनिंग नहीं दिख रहा है, आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे लिखा है अ टीडियस रिसाइटल और रिपीटिटिव सीरीज़। तो आप इससे समझ सकते हो कि कोई चीज़ रिपीटिटिव सीरीज़, मतलब इस सेंटेंस का मतलब लेटेस्ट एडिशन टू द लाइटनी ऑफ बायोग्राफीज़, मतलब इन पर बहुत सारी बायोग्राफीज़ लिखी गई होंगी इनकी, तो उसमें लेटेस्ट एडिशन क्या है, ये वाली बुक विद रिविलेशंस, ठीक है। देखो कितना प्यारा उसने फिर से चीज़ बोल दी, ठीक है। अब दोनों राइटर्स के नाम लिखे हैं, स्वान और मार्क स्टीवेंस, ठीक है। एनेलिन स्वान और मार्क स्टीवेंस, हु प्रीवियसली कोलैबोरेटेड। अब ये ब्रैकेट में जो इन्फॉर्मेशन है इररेलेवेंट है कि उन्होंने पहले इनकी बायोग्राफी पे साथ में काम किया था, ठीक है। ऐसा मटेरियल आपको स्किप करना आना चाहिए कि इसका क्या करेंगे। एंटर द फ्रे, फ्रे क्या होता है, फ्रे मतलब उधड़ी हुई चीज़, लाइक आपने कोई कपड़ा यूज़ कर लिया, आपका कोई कारपेट बहुत पुराना है, साइड से वो ख़राब हो जाता है, तो ऐसे इनकी बायोग्राफी इतनी बार लिखी जा चुकी है, लोग इतना बार पढ़ चुके हैं, तो वो फ्रे बन चुका है, सब जानते हैं, ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार हो चुका है, तो स्टिल इन लोग ने उसमें एक एडिशन किया एक बुक का। ऑफरिंग द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। अब देखो कॉम्प्रिहेंशन वर्ड का मीनिंग आज सीखोगे आप, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी कर रहे होगे, बट कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड भी सीखो, थोड़ा सा रिलेटेड है। कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, देखो नीचे वाली मीनिंग पढ़ना, इंक्लूडिंग और डीलिंग विद ऑल और नियरली और एलिमेंट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग। तो आपका जो भी कॉम्प्रिहेंशन होता है, जो भी आपको आर्टिकल्स दिए जाते हैं, वो ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जहाँ से उठाए जाते हैं, जैसे ये एक पूरी ऑलमोस्ट हर टॉपिक कवर करते हैं, कोई भी एक टॉपिक है उसका हर एस्पेक्ट कवर करते हैं, ठीक है। उनको पढ़ने की आप आदत बना, तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा,
सब चीज़ करिए। तो ऑफरिंग द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हाँ बिल्कुल छोड़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल एकदम एक एक एलिमेंट इन लोग ने स्टडी किया। और वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स ऑफ मॉडर्निज़म, मॉडर्निज़म मतलब वर्ड में ही छुपा है हर चीज़, मॉडर्न जो मॉडर्न थॉट्स ये सब, ठीक है। समवन हुज पैराडॉक्सिकल पॉप ग्रेविटास, अब इसका मुझे नहीं मिला था एग्जैक्ट मीनिंग, तो कोई देखना ये वीडियो, उसके बाद थोड़ा इस पर रिसर्च करना, ठीक है। तो पैराडॉक्सिकल तो आप समझ सकते हो, पैराडॉक्सिकल होता है लाइक अपोजिंग चीज़ें। पैराडॉक्सिकल से बहुत बार आपको यूज़ करना पड़ेगा, कई बार क्वेश्चंस में होगा, ठीक है। तो पैराडॉक्स आपको पता होना चाहिए। मैं आज सीरियसली जब ये पढ़ रहा था तो पैराडॉक्स से मुझे सीरियसली पता है क्या सिचुएशन आई थी याद। जैसे मम्मी लोग होती हैं, बच्चे को नहीं बुलाती हैं कि आओ इधर, नहीं मारेंगे नहीं मारेंगे, और फिर क्या होता है, कुटैया हो जाती है, उनके 3-4 थप्पड़ लग ही जाते हैं। तो ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट तो नहीं है ऑल दो, बट सिचुएशन पैराडॉक्सिकल है। वो एक्सपेक्ट करके गया था कि नहीं पिटेंगे, मम्मी सच बोल रहे हैं और वहीं उसके 4 लग जाते हैं, ठीक है। अपोजिंग चीज़ें हो जाती हैं, तो ऐसी सिचुएशन को ही पैराडॉक्सिकल कहते हैं। मीनिंग देख कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है, कह कुछ और है मीनिंग कुछ और है, या अपोजिंग चीज़ें सीमिंगली एब्सर्ड और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। ओके, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं ये चीज़ें। ऐसी चीज़ बोली जो लाइक आपको देख के लग रहा है क्या बोल रहे हैं, अपोजिट चीज़ें घुसी हुई हैं इसमें। थोड़ा और रिसर्च करना है इस वर्ड पे, ओके, पूरे पे करना है, पैराडॉक्सिकल पॉप ग्रेविटास। ओके, सो comprehensive study of one of the leading figures of this places him with the likes of Beckett, Camus and Sartre, ठीक है। ये बड़े बड़े और आर्टिस्ट हैं, उनके साथ बोला जा रहा है कि उनके साथ प्लेस किया जा रहा है इनको। इन सम 100 पेजेस ऑफ टेक्स्ट एंड फुट नोट्स, फुट नोट्स क्या होता है, जो भी आपका कोई पेज है, पेज के नीचे आपका फुट आपके नीचे होता है, पेज का फुट किसके होगा, पेज के नीचे होगा, वहाँ पे जो नोट्स होते हैं वो फुट नोट्स होंगे। ऐसे थोड़ा वर्ड्स के साथ ना स्टोरी रिलेट किया करो और ऐसे सीखा करो। हर चीज़ में नोट बनाने की ज़रूरत नहीं कि हर नया वर्ड सीखे तो नोट बना रहे हो, मतलब ये नया वर्ड नहीं, बट हाँ ऐसे स्टोरी बिल्ड करके आगे बढ़ते रहा करो। ओके, सो द ऑथर्स एडेड बाय द आर्टिस्ट एस्टेट डिटेल द ट्रेजेक्ट्री ऑफ बेकन्स कैरियर विद आर्कियोलॉजिकल प्रिसीजन। ओके, तो डिटेल द ट्रेजेक्ट्री ऑफ बेकन्स कैरियर। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, कोई भी पाथ, सपोज़ आपने बॉल फेंकी, ठीक है, बचपन में सब बॉल से खेले होगे, ठीक है, आपने बॉल हवा में फेंकी अपने दोस्त के पास, ठीक है, तो वो जो भी पाथ फॉलो करेगी उसको कहेंगे बॉल की ट्रेजेक्ट्री। अब कैरियर की किसी की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी कि कभी वो बिल्कुल डाउन रहा था कैरियर, फिर अचानक से कभी अप रहा था, कभी डाउन रहा था, ठीक है, तो ये पूरे उनका कैरियर्स में अप डाउन्स आ रहे होंगे। उस ट्रेजेक्ट्री को बखूबी डिटेल किया है, ठीक है, बेकॉन्स की कैरियर की ट्रेजेक्ट्री को विद आर्कियोलॉजिकल प्रिसीजन, ठीक है। प्रिसीजन क्या होता है, सटीकता, मतलब एक आर्कियोलॉजिकल प्रिसीजन क्या हुआ कि एक आर्कियोलॉजिस्ट में जो होगी, आर्कियोलॉजिस्ट में जो होगी प्रिसीजन, उस प्रिसीजन से इन्होंने ट्रेजेक्ट्री दी है इस बुक में बेकॉन की कैरियर, क्योंकि एक्सकेवेटिंग पब्लिक एंड प्राइवेट रिकॉर्ड्स टू अनअर्थ, एक्सकेवेटिंग मतलब खोदना, अनअर्थ का भी मतलब बाहर निकालना चीज़ें, ठीक है। हाउ द ओपनली होमोसेक्सुअल पेंटर, मतलब ओके, सो ये ओपनली होमोसेक्सुअल थे, मतलब उस ज़माने में ये बता दिए थे सबको कि वो होमोसेक्सुअल हैं, ठीक है, गे हैं, तो ओपनली थे वो, ठीक है। अब लिखा है प्रीटर नेचुरली अट्यून टू द सोशल स्टेज। प्रीटर नेचुरली का क्या मतलब है, बियॉन्ड व्हाट इज नॉर्मल और नेचुरल। ओके, सो होमोसेक्सुअल ये ओपनली थे, बट आउट ऑफ मतलब जो चीज़ नेचुरल नहीं है, तो प्रीटर नेचुरली का मतलब यही हुआ था ना कि जो चीज़ नेचुरल नहीं हुई, प्रीटर नेचुरली अट्यून टू द सोशल स्टेज, स्टिल वो ऐसे ओपनली डिक्लेयर करने के बाद वो सोशल स्टेज पे नॉर्मल थे, मतलब अट्यून्ड थे। अट्यून्ड मतलब
सही से होना, ठीक है। सही से होना मतलब उन्हें कोई दिक्कत नहीं फेस हो रही थी सोसाइटी में ऐसे, ठीक है, जो कि रेयर बात है, बट वो ऐसा कर ले रहे थे, इसीलिए प्रीटर नेचुरली उसको बोला गया, ठीक है, नॉट नेचुरल। क्राफ्टेड अ रेबेलियस पब्लिक परसोना, मतलब पब्लिक में वो रेबेलियस टाइप के परसोना उन्होंने बना रखा था, कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसेस ऑफ सेक्स एंड वायलेंस, ड्रिंक एंड ड्रग्स। तो ये चीज़ें वो करते रहते थे और सबको पता था, ठीक है, ऐसे उन्होंने अपना बना रखी थी इमेज। एज स्वान एंड स्टीवेंस, ये राइटर हैं, ठीक है, टेल इट द अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ बेकन्स लाइफ वॉज एन इंट्रैक्टेबल कॉन्ट्राडिक्शन। इंट्रैक्टेबल मतलब अनमैनेजेबल, देख लेते हैं। अनमैनेजेबल या स्टेबल, हार्ड टू कंट्रोल और डील विथ, ऐसी चीज़ जो कंट्रोल नहीं कर सकते आप, ज़्यादा मुश्किल से कंट्रोल होगी। तो उनकी लाइफ का अल्टीमेट सीक्रेट इन लोग ने बोला है वॉज एन अनट्रैक्टेबल, हार्ड टू कंट्रोल, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करें जो बातें। हिज डेस्परेट विश टू पार्टेक, पार्टेक मतलब किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना। तो मैं ऐसे याद कर लें, टू टेक पार्टिसिपेशन इन समथिंग, पार्टेक होता है, ठीक है, तो इस ट्रिक से याद रहता है। पार्टेक इन ऑर्डिनरी जॉयस एंड सोलेस। सोलेस क्या होता है? आपको किसी चीज़ में सुकून मिलना, राहत मिलना। तो आप काफ़ी दिन भर के बाद परेशान थे, आपका कोई फेवरेट गाना आपने शाम को सुन लिया, या किसी के साथ वॉक पे चले गए, या आपने कोई बहुत एक कुछ भी ऐसी फीलिंग जिससे आपको सुकून मिले, ठीक है, तो उसको कहते हैं सोलेस, ठीक है। तो द ऑर्डिनरी जॉयस एंड सोलेस डिनाइड हिम एज अ चाइल्ड एंड यंग मैन, and his fears of anything that would shatter his glamorous veneer. veneer क्या होता है? सरफेस, ओके। ग्लैमरस veneer मतलब जो कि बाहर दिख रहा है, जो ग्लैमरस दिख रहे हैं वो बाहर, मतलब बाहरी दिखावा जो है वो काफ़ी ग्लैमरस था उनका, ठीक है। एंड मेक हिम अपीयर कॉमन प्लेस, वनरेबल और पैथेटिक। ओके, सो ये पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? इंट्रैक्टेबल कॉन्ट्रडिक्शन थी क्या? हिज डेस्परेट विश टू पार्टेक इन द ऑर्डिनरी जॉयस, ये सब, एंड हिज फियर। अब समझो, ओके, तो इसका क्या मतलब है? इंट्रैक्टेबल कॉन्ट्रडिक्शन का क्या मतलब था? ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन जो मैनेज ना हो सके। अब कॉन्ट्रडिक्शन थी क्या? हिज डेस्परेट विश टू पार्टेक मतलब एक छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं उसमें इनका रहने का मन करता था, ठीक है, उसमें इनका रहने का मन करता था। उनकी डेस्परेट विश थी इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, बट उनका ये भी फियर था कि हम अगर ऐसी चीज़ें करेंगे, हिज फियर ऑफ एनीथिंग दैट वो शैटर हिज, मतलब उन्हें ये डर भी लगा रहता था ऐसी चीज़ें करेंगे तो एक ग्लैमरस वनियर जो है, जो एक हमारी इमेज है बाहर, और वो शैटर हो सकती है, मतलब टूट सकती है, और वो उनको कैसा दिखाएगी? कॉमन प्लेस मतलब साधारण इंसान। वनरेबल मतलब वनरेबल का मतलब होता है एक्सपोज टू डेंजर, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा। ओके, तुम कहाँ चलेगा? तो ये रिकॉर्डिंग वनरेबल है कि वो ख़राब हो सकती है क्योंकि आईपैड कुछ हरकतें कर रहा है, ठीक है, तो यही होता है वनरेबल। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो वनरेबल है कि आप पिट सकते हो 1-2 दिन में मम्मी पापा से, ठीक है, या रात के 12 बजे घर से बाहर निकलने की कोशिश करें तो आप वनरेबल हो कि पिटाई हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यही होता है मीनिंग वनरेबल का, ओके। ओके, सो इसको यहीं तक रखते हैं, थोड़ा आगे और बनाना होगा तो बना दूंगा मैं, ठीक है। तो समझ रहे हो कैसे आर्टिकल्स रीड करने हैं, थोड़ा सा एंजॉय भी करते जाना है। आपको एक आर्टिस्ट के बारे में भी पता चल गया, आपको ये भी पता चल गया अच्छा ऐसे भी आर्टिस्ट होते हैं जो लाइक प्लेजर्स को आगे रखते हैं और उन पर इतनी स्टडी भी करी गई है लाइक ज़्यादा। ओके, सो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन क्या था, कितने प्यार से लिखा है आपने, मून के बारे में सीखा, ये सब चीज़ें सीखी, ठीक है। उन पर बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं जिसमें एक लेटेस्ट एडिशन अभी आया है, जो मतलब सीखे आपने, थोड़ा सा पढ़ा है चीज़ें और आप कितनी सारी चीज़ें सीखे, तो ठीक है। तो ऐसे ही बस रीडिंग हैबिट्स बनानी है, ऐसे ही सीखते जाना जैसे मैं अभी कर रहा था, ठीक है। मज़े करते रहो, पढ़ते रहो, अच्छे सोर्सेज पढ़ो, अच्छे अच्छे टॉपिक्स एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो
एक सोच रहा था बहुत टाइम से VRC का वीडियो बनाने के लिए, तो आई होप ये वाला थोड़ा आपको अच्छा लगा हो। कैसा लगा, क्या रिव्यू है आपके, बताना। अपार्ट फ्रॉम वो जो मैं बीच में अनमन शनमन जो बीच में कभी कभी बोल देता हूँ, ठीक है, उसके अलावा कोई रिव्यूज़ हैं तो बताना, ठीक है। चलो, थैंक यू।